हरियाणा में बीजेपी ने अपनी 5 लोकसभा सीटें गंवा दी है और कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर गेन किया है। 5 सीटें क्यों हारी, इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ में है विनय यादव जी, क्योंकि अब हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में कुछ महीने बाद ही जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके क्या मायने हैं, उस पर बातचीत करेंगे। कितना इफेक्ट पड़ेगा, आखिर बीजेपी 5 सीटें हारी तो वजह क्या रही। विनय जी, क्या वजह मानते हैं? 5 सीटों का बड़ा नुकसान, आगामी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव आ रहा है, बड़ा असर पड़ेगा। क्या लगता है, क्या वजह रही, कैसे हार गई 5 सीटें? देखिए मोहन जी, सीटें हारने में राष्ट्रीय नेतृत्व और मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं। क्षेत्रीय पार्टी का नेतृत्व भी होता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है चुनाव के अंदर। अब आप बात करें, लोकसभा के चुनाव थे तो बड़े जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको लोगों ने नकार दिया। मोदी जी इस बार अपना कोई भी नैरेटिव सेट करने में किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए। वो जिस ट्रेंड पर या जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते थे, विपक्ष उस मुद्दे पर आया ही नहीं। लगातार वो अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ता रहा, इसलिए मोदी जी को बार बार बयान और मुद्दे बदलने पड़े। यही वजह थी, अब वो जितनी बार उन्होंने बयान मुद्दे बदले, लोग उतना ही उनके विरोध में खिलाफ होते चले गए। उनको लोग अस्थिर आदमी समझने लग गए। अब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और वो पॉलिटिकली कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या जो है नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे। क्या क्या लगता है, हरियाणा में सीएम को बदलना बड़ा नुकसान हो गया? मैं उसी बात पे आ रहा था। हरियाणा के अंदर जो अपने माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व जो रहे खट्टर साहब, उनके लिए जो एंटी इनकम्पेंसी लग रही थी, पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें लग रहा था जो लगातार लंबे समय तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब चुनाव के समय नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उन्होंने आनन फानन में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री का बदलाव किया, मगर बदलाव का जितना फायदा पार्टी को मिला उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो जो सैनी वोट बैंक था वो तो मैक्सिमम परसेंट आप माने भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया कि हमारी कास्ट का मुख्यमंत्री बना है। मगर इस चीज का सबसे बड़ा दर्द जो रहा वो ओबीसी को भी रहा और जाट समाज को भी रहा। अब जब मुख्यमंत्री बदलना था और बनाना था तो भारतीय जनता पार्टी में से बहुत से जाट नेता थे जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे, मगर पार्टी ने हमेशा उनको साइडलाइन करके रखा और उनका राजनीति को हाशिए पर लाने का काम किया। अब उसी तरह से दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो लंबे समय से कांग्रेस के समय भी मांग उठी और भाजपा के समय भी मांग उठी, अब दक्षिणी हरियाणा से किसी अहीर मुख्यमंत्री को बनाया जाए, मगर वो बात भी ना ही कांग्रेस चाहती थी दक्षिणी हरियाणा में कोई अहीर इस तरह का लीडर पैदा हो जो आगे दखलंदाजी करे, और ना ही भाजपा भी उसी परिपाटी पर चलती हुई नजर आई। तो इस वजह से भी भाजपा को नुकसान हुआ। मगर क्या है, दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई ऐसा कद्दावर नेता दूसरा आज तक पनप नहीं पाया, तो जिसकी वजह से लगातार हमारे जो सांसद है वो रिपीट करते आ रहे हैं 4-5 योजनाओं से लगातार। तो ये भी एक मुद्दा दिक्कत कर गया, चुनाव में हार का कारण बना। दूसरा, एससी वोट बैंक पूरे हिंदुस्तान में खिसक कर गया है और जो किसान आंदोलन का असर था वो भी कुछ ना कुछ प्रतिशत सरकार के विरोध में गया। और हरियाणा के अंदर जाट मुख्यमंत्री लंबे समय से नहीं होना, लगभग 10-10 साल से, तो ये 9.5 साल से, तो ये भी एक जो था जो मैक्सिमम जाट वोट बैंक था वो खिसक कर भाजपा से विरोध में चला गया। या फिर महंगाई, बेरोजगारी, 5 मुद्दे जिस तरीके से हमारे अग्निवीर हो, चाहे अहीर रेजिमेंट का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, ये बड़ा दिक्कत करेगा। देखिए, अग्निवीर का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में डेंट करके गया, मगर मैक्सिमम जहां से सैनिक ज्यादा जाते हैं, सेना के अंदर लोग जो ज्यादा आते हैं, हरियाणा से शायद ही कोई ऐसा गांव होगा या शहर होगा या कस्बा होगा जहां से सैनिक सेना के अंदर सेवा देने के लिए सैनिक ना जाते हो। कोई ही ऐसा परिवार बच रहा होगा, मैं एक कास्ट की बात नहीं कर रहा, खाली अहीर या जाटों से, राजपूतों से, अदर कास्ट के भी परिवारों से सैनिक सेना के अंदर यहां से बहुत लोग जाते हैं। और जो अग्निवीर का मुद्दा था वो सबसे ज्यादा डेंट उन सैनिक परिवारों की तरफ से करके गया है। अब जिस तरह से अग्निवीर आया और उसके विरोध में भाजपा के नेता ना तो अपने जनता के साथ बोल पाए और ना पार्टी का विरोध कर पाए दबाव की वजह से, क्योंकि पिछले समय से जो तानाशाही की राजनीति चल रही थी भाजपा के अंदर, उसकी वजह से अगर कोई सही बात भी पार्टी के अंदर पार्टी के लिए बोलता था, लोगों के हित की बोलता था, तो वो पार्टी के सुप्रीम नेता वो अखरती थी और वो उस मुद्दे को सुलझाने के बजाय उस पार्टी के नेता को ही साइडलाइन करने का काम करते थे। एक बड़ा सवाल, देखिए राव इंद्रजीत जीत गए, मार्जिन किस तरीके से देखते हैं? बब्बर हारे, वजह क्या मानते हैं? देखिए, बब्बर के हारने की वजह है केवल अब जिस तरह से चुनाव समीकरण बदलते बदलते
दक्षिणी हरियाणा की एकमात्र सीट पर सिमट गया। एक अहीर नेता है दक्षिणी हरियाणा में, अगर इसको भी हरा दिया तो फिर आगे ये परिपाटी खत्म हो जाएगी। अगर इस बार सीट नए कैंडिडेट के हाथ में चली गई तो आगे फिर एक नया चलन चल जाएगा। अभी तो लोकसभा की सीट जा रही है, उसके बाद आगे विधानसभा की और जो सीटें हैं, नांगड़ चौधरी से लेकर कापासेड़ा बॉर्डर तक हर जगह अलग अलग रूप से दखलंदाजी होगी और एक नया ट्रेंड हराने का चल जाएगा। तो इस वजह से जो मतदाता थे, अहीर मतदाता, ये जागरूक मतदाता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, कितना भी परसेंटेज उनका शेयर रहा, मगर राव साहब को जिताने में उन सभी का योगदान अंदरूनी रूप से रहा है। चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के नेता लगे जरूर अपने लेवल के ऊपर, मगर जो उनके जो कार्यकर्ता जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में लगते हैं, उस एमएलए के लिए उस लेवल पे वो आप लोकसभा के प्रत्याशी के लिए ना वो कैंडिडेट लग पाए और ना वो उनको लगा पाए। एक और बड़ा सवाल अब सीएम की कुर्सी को लेकर के, देखिए राव का जीत का मार्जिन भले ही कम है, लेकिन कल उन्होंने भाषण दिया कि अब लड़ाई मुख्यमंत्री की है, और चुनाव के दौरान भी दिया था आपने, महेंद्र सुना होगा, अटेली के अंदर राव बड़े ने हुकार भरी थी कि मुख्यमंत्री बनेगा, हम देखें कैसे बनते हैं। तो ये इसको किस तरीके से देखते हैं? अब सीएम की लड़ाई हरियाणा में बड़ी तेज होगी, 4 महीने बाद चुनाव है। देखिए मोहन जी, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आज के समय में हरियाणा के लिए बड़ी दुविधा में है। खट्टर को बदल के सैनी को लेके आए, मगर उनका भी प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा। हरियाणा में कांग्रेस 0 पे थी, 0 से 5 के ऊपर चली गई है, तो कांग्रेस ने बढ़त ली। अब वो उस प्रदर्शन की बात करें तो वो भाजपा की सीटें आधी रह गई, तो प्रदर्शन भी आधा रहेगा, जो उनका जनमत था वो आधा रह गया। अब दुविधा में ये है कि अगर भाजपा चाहती है कि हम मुख्यमंत्री को लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले पहले फिर बदलें, मगर अब की समस्या उनकी जान को ये आ गई है, पहले हमने पंजाबी मुख्यमंत्री बनाया, उसको बदल दिया, तो पंजाबियों में कुछ ना कुछ नाराजगी रही, अब पूरा कार्यकाल नहीं होने दिया। मगर खट्टर साहब लंबे समय से इसमें 9.5 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए वो नाराजगी को कम मान सकते हैं, अगर लंबा समय उन्होंने राज किया। मगर अब सैनी साहब जो आए रिसेंटली, उनको तुरंत विधानसभा चुनाव से 1 आध महीने में हटा दिया जाता है, तो सैनी मतदाता है वो ज्यादा नाराज होने के कगार पे ऊपर है। तब उसको कैसे वो भरपाई कर पाएंगे, उनको कैसे खुश करेंगे, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने आ रही है। अब दिक्कत ये है कि अब मुख्यमंत्री बदलना है, जब सैनी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, खट्टर साहब का प्रदर्शन, इन दोनों का रिपोर्ट कार्ड जो बनना चाहिए था, जिसके लिए ऊपर के जो संगठन था उन्होंने फैसला लिया था, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, तो अब चाहते हैं मुख्यमंत्री हम बदलें। अब विधानसभा चुनाव से पहले पहले इस तरह की मांग भी उठ रही है, तो अब उनकी जान को दुविधा है, इन दोनों को बदलने के बाद अब नया मुख्यमंत्री हम लाएंगे, तो उसको हम कैसे मनाएं, उस मुख्यमंत्री की जो चेंज करेंगे उसकी भरपाई को, उसकी जो व्यक्तिगत जो उसके मतदाता है या उसके जाति के मतदाता है, उनको कैसे समझा पाएंगे कि हमने इसको क्यों बदला है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है, जो संगठन है हरियाणा के लिए जो काम कर रहा है, जो बड़े नेता है उनके लिए बड़ी दिक्कत का काम है। नहीं, हम सुबह बात कर रहे थे नरेश चौहान जी से, तो अहीरवाल के 11 सीटें हैं और राव ने यहां से जीत हासिल की है लगातार तीसरी बार, कहें कि सिक्सर लगा दिया एक तरीके से, पहले भी सांसद रहे हैं कांग्रेस के टाइम में भी और लगातार तीसरी बार बीजेपी की टिकट पे चुनाव जीते हैं, तो राव का एक कद बड़ा हुआ है। इस बार लगता है राव भी कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से सीएम की कुर्सी निकलती है, तो क्या राव लड़ाई लड़ेंगे या चुप रहेंगे? राव इस बार दम दिखाएंगे अपना, क्योंकि 2014 में उनको लॉलीपॉप दिया गया था, 19 में दिया गया, रह गए, लेकिन अब राव का कद बड़ा है, तो क्या लगता है राव यहाँ से सीएम की लड़ाई लड़ेंगे, साथ लेके चलेंगे? और उन्होंने कहा भी जो लोग नाराज है उनकी नाराजगी दूर की जाएगी, 11 सीटें हमारे यहाँ से है। देखिए मोहन जी, आपके चैनल पे जब मुख्यमंत्री हरियाणा का चेंज हुआ तब मैंने भी लगातार कहा था, अब हर बार हर एक पार्टी के द्वारा, चाहे वो पिछली जो भी सत्ताधारी पार्टी रही है, इससे पहले बीजेपी से पहले 3-4 दल जो और हरियाणा में राज करके गए, किसी ने भी दक्षिणी हरियाणा के अंदर ना अहम मंत्रालय दिए और ना वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हमेशा दक्षिणी हरियाणा के नेताओं को आपस में लड़ाकर इनको दूर रखा गया। मैंने तब भी ये कहा था कि राव साहब को अपने लिए मुख्यमंत्री पद की मांग को उठाना चाहिए। अगर वो मांग उठा के अगुवाई करेंगे तो जनता उनके पीछे अपने आप चलेगी, जब दक्षिणी हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री पद की लड़ाई होगी। पिछला लोकसभा के चुनाव में भी मांग उठी थी, लोगों ने साथ दिया था भरपूर, अब हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा विधायक हमें यहाँ जिता के भेजने हैं, सांसद भी जिताना है। उस बात को आज तक इलाके के लोग नहीं भूल पाए। अगर राव साहब मुख्यमंत्री अब वो मांग कर रहे हैं तो एक अच्छा कदम है उनकी तरफ से, क्योंकि अगर कोई मांग ही नहीं करेगा तो हाईकमान उस पर विचार कैसे करेगा। अगर राव साहब अब इस कंडीशन में यहां से जीत कर आए हैं
तो नहीं, इस वो तो कंडीशन जीत के आए हैं, धर्मवीर को जिता करके मैं लाए वही हैं। कह रहा हूं ना उसी बात पर। अब इस जिस कंडीशन में राव साहब यहां जीत कर आए हैं, कोई बड़े नेता ने या कोई रैली या बड़ी जनसभा नहीं की उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और सांसद धर्मवीर को भी उन्होंने जिताया है अपनी मीटिंग से, पर्सनल फोन कॉल करके अपने लोग जो समर्थक हैं उन लोगों के पास पर्सनल फोन कॉल से या उनके समर्थकों द्वारा फोन कॉल्स करके उनको जिताया गया है। तो कद तो राव साहब का यकीनन बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है, कद अब बड़ा मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी का वो ओरा नहीं है, वो एक मोदी लहर नहीं चल रही। इस बार मोदी जी खुद एनडीए सरकार कह रहे हैं, मोदी सरकार नहीं करे, तो उनको खुद को पता है बड़ी मुश्किल से पॉइंटों पे रन ले लेकर आप बाउंड्री लाइन को छू पाए हैं, मैच को जीत पाए हैं। तो अब उन्हें लगता है अगर अब राव को दरकिनार करके गया और पिछले सारे एक्सपेरिमेंट जो आपके फेल हो चुके हैं, अगर आपने नया प्रयोग किया तो दक्षिणी हरियाणा से मैक्सिमम सीटों पर फिर भाजपा हार कर ही जाएगी। नहीं, दो योजना में राव ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन इस बार कहें केंद्र में किस तरीके का बहुमत आया। जनता ने जैसा मैंडेट दिया है कि एक तरीके से बैसाखी वाली सरकार बनेगी, लूली लंगड़ी सरकार बनेगी, सहयोगियों से बनेगी, तो क्या लगता है बीजेपी को इस बार झुकना पड़ेगा? राव इस बार अपनी बात रख सकते हैं, या कोई नया विकल्प तलाश सकते हैं, या कोई नया संगठन खड़ा कर सकते हैं, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर सकते हैं कि आप तैयार होइए चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेकर के आएंगे, या फिर निर्दलीय ला सकते हैं। ऐसा कौन सा रूप इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि राव की भी इस बार इच्छा है कि अब सीएम की कुर्सी यहां से आ जाए, दक्षिण हरियाणा से। क्या हुड्डा आने देंगे? देखिए मोहन जी, चुप्पी साधे रही ये सवाल बड़ा नहीं है, चुप्पी साधे रहना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत इतना उस समय इतना बड़ा था, किसी के सांसद के विधायक के नाराज होने से या बयान करने से या भागने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष दो नेता थे उनकी पूरी तानाशाही देश के अंदर चल रही थी, और उन्हें सवाल जवाब करना तो क्या, किसी का किंतु परंतु करना भी पसंद नहीं था। और हमारी लाइन से हट के आगे अगर कोई कोमा या डॉट भी लगा देता है, ये बात मैंने पहले बताई थी, तो उन्हें बिल्कुल गंवारा नहीं था। पर अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। अब खाली देश की लड़ाई नहीं, अब प्रदेश वाइज भी लड़ाई अलग अलग रूप में रहेगी। मुख्यमंत्रियों की जो लड़ाई रहेगी वो भी अलग अलग रूप इख्तियार करेगी। और इस सिचुएशन में भाजपा को जो यहाँ जिस भी क्षेत्र के कद्दावर नेता है उनकी माननी पड़ेगी, उनके आगे झुकना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। और इसी तरह का असर हरियाणा में भी अब देखने को मिलेगा। अब जिस तरह का जो मैंडेट 5-5 का आया है, तो हरियाणा उस स्थिति में नहीं है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अगर भाजपा कहेगा हमारी सरकार बनेगी। अब तो लड़ाई कांटे के टक्कर की है। हुड्डा साहब ने जिस तरह से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को टिकट ना देकर अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनको कांटे को बाहर निकाल के किया है, कई तरह के उन्होंने जो प्रयोग किया उनके सफल भी रहे हैं, मैक्सिमम 80% तो सफल रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा में इसी तरह की खींचातानी रही तो उनको और ज्यादा नुकसान होगा। तो उनको इस तरह के जो नेता हैं जो अपने दम पे सीट निकाल कर रहे हैं उनकी माननी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है। नहीं, चलते चलते आखिरी जब आपने कहा कि खट्टर का योगदान नहीं है, 5 सीटें गवा दी, नायब सिंह सैनी का योगदान नहीं है, 5 सीटें गवा दी, तो क्या राव ने जो कद बड़ा किया है तो अब राव को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, राव कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं? देखिए मोहन जी, अब मैं कहूंगा तो कई ऐसे हैं जो खट्टर समर्थक हैं, उनके समुदाय बिरादरी से आते हैं, जो सैनी समर्थक हैं उनकी बिरादरी, उनको ये बात हजम नहीं होगी और वो लगेंगे कि अगर चैनल पे बैठकर ये तो विरोध की ही बातें करते हैं, मगर एक्चुअल ये वो बेशक दोनों अपने अपनी विधानसभा और लोकसभा जीतने में सफल हो गए हों, पर पूरे हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड उनकी नजर से देखा जाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री है और लगातार लंबे समय से खट्टर साहब मुख्यमंत्री, पूरे हरियाणा के लिए उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है, खाली एक लोकसभा या विधानसभा सीट के लिए तैयार नहीं होना। अगर वो वहां से जीत गए तो केवल इसका मतलब ये वो अपनी लोकसभा तक सीमित रहे और वो अपनी विधानसभा तक सीमित रहे। अगर हम किसी तरह जीत जाए बस हमारी इज्जत बच जाए, मगर पूरे हरियाणा का दारोमदार उनके ऊपर था, तो उसके अंदर वो 100% उनके नंबर नहीं बन पाए, वो 50% पे रह गए। तो 50% पर रहे तो 50% उन जनमत उनके विरोधी है। क्योंकि ये 3 लोग ऐसे थे, धर्मवीर, अरविंद शर्मा, राव इंद्रजीत। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में आ गए, ये तीनों, और अरविंद शर्मा हार गए रोहतक से, धर्मवीर लगातार तीसरी बार जीत गए, राव इंद्रजीत जीत गए। तो लगता है नंबर तो बड़े बन ही गए, चाहे मार्जिन जीत का कम हो। तो अब इस बार यानी कि दोनों लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि दोनों का इनकी तो जोड़ी है, धर्मवीर की और राव इंद्रजीत सिंह की। देखिए मोहन जी, मार्जिन राव साहब का या और जो सांसद जीते उनका बड़ा महत्व, ज्यादा वोटों से जीतने का महत्व तब होता जब सरकार हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही होती, तो इनकी 6-7 लाख की जो जीत होती या 5-4 की होती, उस जीत के मायने तब होते।
अब अल्पमत में सरकार होने के बाद जो कैंडिडेट जीत के आया केवल वो मायने रखता है, उसका वोट प्रतिशत मायने नहीं रख रहा। केवल गारंटीड जनता मैंडेट दिया है कि उनको जिता के भेजे, कितने संख्या में किस पार्टी की जीत का है वो मायने रखता है। तो उस आधार पे आप इस जीत को उस लेवल में ही मान सकते हैं, क्योंकि अब जब अल्पमत में सरकार है तो जो जीत के आए हैं उनका कद अपने आप ही बड़ा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। दो सवाल आपसे लगातार कर लेते हो, फिर इसके बाद समापन करेंगे। एक तो ये कि हुड्डा को भी फ्री हैंड देने के बाद 10 में से 5 ही नंबर मिले हैं। दूसरा, अगर राव यहां से ताकतवर होते हैं, क्या हुड्डा बर्दाश्त कर पाएंगे कि यहां से सीटें निकाल करके राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री तक जाए? क्योंकि इनका 36 का आंकड़ा भी रहा है, हालांकि अंदर खाते चाहे एक हो ये तमाम लोग, लेकिन जिस तरीके से अगर राजनीति की बात कर ले, सत्ता के लिए कर ले, तो पहले लोग अपनी सोचते हैं। अगर राव इंद्रजीत का कद बड़ा होगा तो क्या हुड्डा यहां पर राव का कद भी छोटा करेंगे? देखिए मोहन जी, बड़े लेवल का जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें जो गेम सेटल होना था बड़े नेताओं की तरफ से वो हो चुका है। बहुत सी चीजें हैं जिनके प्रूफ नहीं होते हैं और ना ही मीडिया के सामने, जनता के सामने कोई उनको सिद्ध कर सकता है। मगर राजनीति में सब कुछ संभव है और जो संभव था वो इन्होंने किया। बड़े नेताओं ने अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए जिस भी तरह से कर सकते थे अंदरूनी रूप से, कई ऐसे थे जिन्होंने कैंडिडेट को हरवाना पसंद किया ताकि आगे लिए उनके लिए वो सरदर्द ना बने, वो आगे दावेदारी नहीं ना करे। कई ऐसे थे उन्होंने अपना कांटा निकालने के लिए दूसरे कैंडिडेट को जितवाया, वो जीत जाएगा तो मेरा जो फील्ड है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये कई तरह के राजनीति में दाव पेच होते हैं। अब आप बात करें तो हुड्डा साहब की और राव की, देखो दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो राव साहब का बिल्कुल है। अब इस कंडीशन में जब अल्पमत में हिंदुस्तान में सरकार है तो राव का कद ऑटोमेटिक बढ़ गया है। मगर एक चीज है, एक है, अगर मोदी जी की तरह राव साहब उसी पूरे पुरानी परिपाटी पर अंदाज पे चले तो उनको विधानसभा में जो प्रदर्शन वो करना चाहते हैं, जैसा बहुमत वो चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। जिस तरह मोदी जी को झुकना पड़ा है, राव साहब को भी जो रूठे हुए लोग हैं, जो मतदाता हैं, अगर उनको लगता है ये लोग आपके साथ आकर आपकी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर सकते हैं, उनको साथ लेना पड़ेगा। अगर वो पुराने हुड्डा साहब की तरह से एक दूसरे की रड़क निकालने में या मरोड़ निकालने में, अपने कांटों को निकालने में लगे रहे, तो जिस तरह हुड्डा साहब दावा कर रहे थे 8-9 सीटें जीतेंगे, वो 5 पर सिमट गए, उसी तरह की दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी आएगी। किनको लेके चले? अहीर नेता को लेकर के चले? देखो दक्षिणी हरियाणा के तो जितने भी अहीर नेता हैं या जो अहीर दक्षिणी हरियाणा में जिस भी जो रिजर्व सीटें उनके खुद की पार्टी के, दोनों पार्टी के साथ के नहीं। देखो मोहन जी, तालमेल तो सबसे पहले खुद की पार्टी के साथ बैठाना पड़ेगा, फिर विपक्षी दलों के साथ कौन आपके साथ आ सकता है, क्योंकि विधानसभा से पहले बहुत भारी पलायन होना है पार्टियों के अंदर। क्योंकि अब आप मान के चलिए लोकसभा में जो प्रदर्शन हरियाणा में हुआ है तो 2 ही पार्टियां रह गई है मेन, तो लोगों का झुकाव या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ ही होगा। अब जिसकी जहां महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी वो अदला बदली करेगा, आगे की संभावना पर विचार करेगा। तो उस दौरान ये पैनी निगाह रखनी होगी राजनीतिक समझ को रखते हुए, अब किसको आने से फायदा होगा और किसको जाने से नुकसान होगा। राव अगर जीत के, राव के सामने भी तो चुनौती है, किस किस को टिकट दिलाएं। राव के समर्थक है, आप कह रहे नांगल चौधरी से लेकर के डूडा हेड़ा तक, तो किसको टिकट दिलाएंगे? कौन कौन से ऐसे समर्थक है जिनकी राव सीट निकलवा सकते हैं? सुनील मुसेपुर को 19 में दिलाई, दोबारा दिलाएंगे रेवाड़ी से टिकट? देखिए मोहन जी, ये तो मैं नहीं कह सकता वो किसको टिकट दिलाएंगे, अभी मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि किसी पर विशेष टिप्पणी करना आज की स्थिति में वो ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव दूर है। मगर आप एक चीज मान के चलिए, राव साहब को ये मंथन करना होगा नांगल चौधरी से डोंडा हेड़ा तक कौन कौन सी टिकट पे कौन उम्मीदवार सीट को निकाल सकता है, किसका क्या जातीय समीकरण है, किसका क्या बैकग्राउंड है और किसको लाने से उनको निजी रूप से फायदा हो सकता है। तो वो उनको मंथन करना पड़ेगा, चाहे विपक्ष का ही उम्मीदवार क्यों ना, उसको अगर वो अपने साथ लाते हैं और टिकट दिलवाते हैं, उनको फायदा मिल रहा है तो उनको लाना चाहिए। क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए उनको अपनी एक राजनीतिक जमीन, सुदृढ़ राजनीतिक जमीन, खाली राजनीति सुदृढ़, उससे राजनीतिक जमीन उनको पैदा करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तभी आगे का फील्ड जो होगा उनके लिए आसान रहेगा। तो 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, राव का भी राजनीतिक भविष्य तय करेगा, राव की बेटी का भी करेगा, आरती राव का भी? देखिए बिल्कुल करेगा। राव साहब इतने लंबे समय में राजनीति में रहने के बाद आप देखिए 2 योजना चुनाव की, लोकसभा की निकल गई, विधानसभा की निकल गई, वो बेटी को स्थापित नहीं कर पाए। भाजपा ने एक ही परिवार में एक टिकट दी, एक बहाना ले लिया, मगर और स्टेट में देखें तो एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट दिए। मगर केवल राव साहब के दक्षिणी हरियाणा में तभी कहा था, दक्षिणी हरियाणा के साथ लगातार सबका ही सोच एक जैसी बढ़ती जा रही है। इस सोच को से बाहर निकालने के लिए यहाँ का संघर्ष नेताओं को करना पड़ेगा और राजनीतिक जमीन अगर अपनी पुत्र के लिए वो चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें कई त्याग करने पड़ेंगे, कई
आप मानिए बलिदान भी देने पड़ेंगे, एक बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा, तब वो स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर लगातार दुश्मन ही पालते चले जाओगे तो आपको नुकसान रहेगा, जो इस चुनाव में देखने को मिला है। जब मिला है तो ये विनय यादव जी थे जो बता रहे थे अहिरवाल के और हरियाणा की राजनीति पे, क्योंकि भाजपा को बड़ा डेंट लगा है और राव कहें एक बार फिर उभर के आए हैं, और अब राव के पास कहें एक किस्मत से मौका आया, राव बड़े नेता बन के उभरे हैं, क्योंकि वो यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। और खुद उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में कहा था कि अब मुख्यमंत्री की लड़ाई है। तो क्या राव मुख्यमंत्री की लड़ाई जोर शोर से लड़ेंगे, इस कुर्सी की लड़ाई जोर शोर से लड़ेंगे, या फिर कोई लॉलीपॉप लेकर के शांत हो जाएंगे? क्योंकि राव अगर लड़ेंगे तो चेहरा कहीं ना कहीं अहिरवाल से हो सकता है। और एक बार फिर यानी कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री बने थे, राव भी क्या मुख्यमंत्री का सपना पूरा कर पाएंगे? क्योंकि ये 24 का चुनाव है जो राव के सपने को पूरा कर सकता है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।